आज कई दिनों की धुंध के बाद धूप निकली थी। मोहल्ले के बच्चे सब बाहर निकल आए थे। धमा चौकड़ी मची हुई थी। घर की छतों पर भी लोगों ने कपड़े लत्ते फैला रखे थे। मतलब यही था कि सूरज देवता के प्रकाश में सभी आनंद उठा रहे थे। रेणुका भी घर के सारे काम कर नहाकर बालों को सुखाने के लिए तौलिए में लपेट रही थी। उसके बाद वह बहुत जल्दी छत पर जाने की सोच रही थी। बेसमय नहाने के कारण वह ठंड से कांप रही थी। जल्दी जल्दी से वह भी सूरज देवता के प्रकाश का आनंद लेना चाहती थी, पर उसे देर हो रही थी। वह आंगन से यह कपड़ा तो वह कपड़ा, यह रसोई से यह डब्बा तो वह डब्बा, सभी समेटकर ऊपर एक साथ ले जाने के चक्कर में उलझी पड़ी थी। तभी अचानक उसके घर का दरवाजा फटाक से खुला। सामने रोते हुए उसके 9 वर्षीय बेटे ने प्रवेश किया तो किया, पर ऊपर से लेकर नीचे तक वह कीचड़ से सना खड़ा था। उसे देख उसके होश उड़ गए। जोर से चिल्लाते हुए उसने कहा, यह क्या हाल कर लिया तूने बिट्टू? दीदी ने नाली में धक्का दे दिया अम्मा। ऊ ऊ करके वह रोने लगा। हाथ का पकड़ा सामान उसने ज्यों का त्यों सीढ़ियों में ही पटका और परेशान होते हुए बिट्टू को लेकर गुसल खाने में घुस गई। वही अंदर वह अपने बेटे को नहलाती जा रही थी और अपनी बड़ी बेटी नीलू को कोसती जा रही थी। ऊंट जैसी हो गई, अकल नाम की चीज नहीं। इस उम्र में अपने भाई की देखभाल करनी चाहिए कि उसे ही धकेल दिया नाली में। आने दो नीलू को, आज छड़ी से खबर लूंगी। ऊ ऊ करता बिट्टू ठंड से कांपते हुए बोला, अम्मा, नाली में धकेलने से पहले उसने मेरे 2 झापड़ भी लगाए, गंदी दीदी। कमर सीधे करते हुए रेणुका, जो बहुत थक गई थी, बेटे की बात सुनकर बोली, तू भी कम नहीं है, जरूर कोई शरारत की होगी तूने। ना अम्मा, मैं तो खड़ा था, वहीं अपनी सहेलियों के संग खेल रही थी। मुझे तो अपने संग खिला भी नहीं रही थी। उसने हाथ में पकड़ा सामान वहीं उसी जगह रख दिया और अपने बेटे को गोद में पकड़कर कसकर सीने से लगा लिया। बेटे को पकड़ते ही छूमंतर हो गई उसकी सारी थकान और चिड़चिड़ापन। प्यार से बोली, तुझे बालकों के संग खेलना बहुत अच्छा लगता है ना? थकान और ठंड की मार में अम्मा की नरम गोदी में आनंद लेते हुए बिट्टू जम्हाई लेते हुए बोला, अम्मा, तेरी गोदी से अच्छा नहीं। गोदी में लेटे लेटे बिट्टू ने अपना ठंडा हाथ अम्मा की कमर में डाल पूरा अधिकार जमा लिए। थोड़ी देर पहले खाई झापड़ का डर निकलता गया, सो बोला, अम्मा, भूख लगी है। उसके ठंडे हाथ कमर में स्पर्श पाते ही रेणुका संतान सुख से भीग उसका मुंह चूमते हुए बोली, जा नीचे डिब्बे में मूंगफली रखी है, खा लेना, मैं कपड़े उतार कर आती हूँ। अम्मा, मैं पूरी खा लूँगा, दीदी के लिए नहीं बचाऊँगा। अच्छा अच्छा, काहे नहीं बचाएगा, पहले तुझे मिले तब ना। ऊपर आते हुए हाथ में मूंगफली का डिब्बा पकड़े हुए नीलू ने कहा। मूंगफली का डिब्बा अपनी दीदी के हाथ में देख बिट्टू गला फाड़कर रोने लगा। मेरा डिब्बा है यह, अम्मा ने मुझे खाने को बोला है, मेरा डिब्बा लाओ, मैं खाऊंगा। नीलू ने झट से डिब्बा खोलकर सारी मूंगफली अपने दुपट्टे में लेकर डिब्बा उसकी तरफ फेंकते हुए कहा, ले मर खा डिब्बा, डिब्बा ही खाएगा ना, रोंदू कहीं का। अब तो बिट्टू हाथ पैर पटक पटक कर रोने लगा। जिस संतान सुख से अभी रेणुका भीगी थी, उसे देर नहीं लगी दुख में तब्दील होने में। उसने पहले जोर से बिट्टू को जमीन में पटका और जोर से चिल्लाई, चुप। उसके बाद पास पड़ी डंडी उठाकर वह नीलू की तरफ दौड़ी। नीलू तो नीलू ही थी, वह दुपट्टे में मूंगफली भर बंदर की तरह छलांग लगाकर झट से सीढ़ियों वाली छत पर चढ़ गई। अम्मा की पहुंच से बहुत दूर दीदी को देख वह फिर
गला फाड़कर रोते हुए बोला, मेरी सारी मूंगफली गज्जक खा ली। ऊ ऊ ऊ, मुझे भूख लगी है। आ तू नीचे आ, तुझे तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं। छोटा भाई है तेरा, अरे थोड़ा उसे भी देती, गप से मुंह में धर लिया। नीलू ऊपर से ही बोली, तुम दोनों माँ बेटे उस डिब्बे को देखोगे भी या यूं ही हाय हाय करते रहोगे? बिट्टू तेजी से डिब्बे पर झपटा और उसे खोला तो उसमें उम्मीद से ज़्यादा मूंगफली देख संतुष्ट हो गया। तब नीलू ने कहा, मुझे पता है अम्मा, वह मेरा छोटा भाई है, उसका हक मैं कभी नहीं लूँगी, भले ही अपना दे दूँ। रेणुका अपनी बेटी के इस स्वभाव को जानती थी, सो चेहरे पर संतोष के भाव उभर आए, पर फिर भी उसने सवाल किया, तुझे पता है वह तेरा छोटा भाई है, फिर क्यों उसे नाली में धकेल आई? मैंने नहीं धकेला इसे नाली में अम्मा। मूंगफली चबाते हुए बिट्टू बोला, झूठी? तू झूठा, तूने पहले हमारे खेल में घुसकर उसे बिगाड़ा, तब मैंने तुझे हल्की दो चपत लगाकर मना किया। पर यह गुड्डा गुड़िया का खेल है, लड़के नहीं खेलते। पर तू बता, तूने फिर भी मेरी सहेली वर्षा की गुड़िया पकड़कर हवा में क्यों उछाली? ऐसा कह वह हवा के झोंके सी फट से कूदकर नीचे आ गई। बिट्टू की चोरी पकड़ी गई, कहीं पासा ना पलट जाए। वह अपनी अम्मा की साड़ी का पल्लू मुंह में रखते हुए बोला, मुझे भी खेलना था ना तुम सबके साथ। अम्मा अपनी साड़ी का पल्लू खींचते हुए बोली, तो तू वर्षा की गुड़िया हवा में उछाल देगा? जानता है ना, अगर उसकी अम्मा को खबर लग जाती तो यहीं चली आती, फिर तो नई गुड़िया के पैसे लेकर ही जाती। हाँ अम्मा, इसने एक बार नहीं 2 बार उसकी गुड़िया को हवा में उछाला। वह तो दूसरी बार मैंने इसे धक्का देकर कैच कर लिया। अब मैं क्या जानूं, इस धक्के में नाली में जा गिरा। अपनी बात रखते हुए ही नीलू ने छत पर पड़े कपड़े बटोर लिए और बिना अम्मा और बिट्टू की प्रतिक्रिया जाने वह अपने से बड़ा कपड़ों का ढेर लेकर नीचे उतर गई। बिट्टू भी अम्मा पलट न जाए, कहीं और मेरी ही डांट ना पड़ जाए, सो दाल के डिब्बे उठाकर नीचे चल पड़ा। रेणुका के चेहरे पर पल भर को मुस्कान थिलक आई। तभी नीलू ऊपर आते ही बोली, कुछ और ले जाना है अम्मा नीचे? हाँ, यह सब्जी की टोकरी ले चल। सोचा था छत पर ही साग धोकर काट लूंगी, पर समय ही कहाँ मिला। लगता है फिर तेज कोहरा लगेगा। सब सामान उठा ले बेटा, लगता है आज ओस भी बहुत पड़ेगी, सब भीग जाएगा। नीलू ने पल भर में छत का सारा सामान लाकर नीचे रख दिया। रखा ही नहीं, उसे अपनी अम्मा के नीचे आने तक व्यवस्थित भी कर दिया। रेणुका कमर दर्द से करहाती हुई नीचे आई तो बेटी पर लाड उड़ेलते हुए बोली, बेटा तेरे बापू के आने तक कमर सीधी कर लूं। आज बहुत काम हो गया था, थकान से कमर टूटी जा रही है। अंदर बिट्टू भी बिस्तर में घुस गया। जा तू भी आराम कर ले थोड़ी देर, तब तक मैं अंगीठी सुलगा कर लाती हूँ। रेणुका अपनी बेटी नीलू पर हमेशा नाज करती और धन्य हो उठती उसकी कार्य कुशलता पर। वह आज ज़्यादा ही अपनी कमर दर्द से परेशान थी, सो बिट्टू के पास जाकर बिस्तर में घुस गई। बिट्टू भी इस सर्दी में 2 बार नहाकर हरारत महसूस कर रहा था, सो चुप लगाकर बिस्तर में चला गया था। अंगीठी सुलगाकर कमरे में रख दी गई थी। वह नीलू अब रसोई घर में कुछ ऐसी जुगाड़ में थी कि अपने बापू के आने पर चाय के साथ कुछ ऐसा बनाए कि रात के खाने की भी पूर्ति हो जाए और इस समय चाय के साथ नाश्ते का भी जुगाड़ हो जाए। मैगी के 2 पैकेट सामने देख उसे अपने भाई
बिट्टू का चेहरा सामने आ गया। उसने सोचा पहले यही बना दूं, उसके लिए भूखा है, नाली में अलग से गिर गया। तभी उसके बापू आ गए। आते ही बोले, बेटा तू क्यों रसोई में अकेले लगी है? तेरी माँ और भाई कहाँ हैं? बापू, अम्मा और बिट्टू अंदर आराम कर रहे हैं। आज अभी नीलू की बात पूरी भी ना हो पाई थी कि कृष्णपाल, उसके बापू, बीच में ही गुस्से में बोले, ये वक्त सोने का है क्या? संध्या समय दिया बाती होनी चाहिए। यहाँ आराम फरमाया जा रहा है। बापू गुस्सा ना हो, मैंने ही अम्मा को आराम करने को कहा है। आज धूप खिली थी, सो अम्मा घर का कोना कोना साफ की, उसके बाद ढेर सारे कपड़े धो डाले। बिट्टू वाली बात मुंह में ही चबाकर आगे बोली, अब कमर तो अम्मा की कमजोर है ही, सो दर्द उठाया। मैंने दिया बाती भी कर दी है। आप हाथ मुंह धो लो, तब तक मैं चाय बनाकर लाती हूँ। बेटी के स्पष्टीकरण से कृष्णपाल नम्र होकर बोला, रात का खाना मैं बाहर से ले आऊँगा, पहले चाय तो पियो बापू। अंदर चारपाई पर कंबल ओढ़े रेणुका सब सुन रही थी। उसे अपनी बच्ची नीलू पर बहुत प्यार उमड़ रहा था। तभी कुछ सोचकर उसकी आंख के किनारे गीले हो उठे। उसे एक ही बात की चिंता थी, उसकी सांवली सलोनी बच्ची, जहाँ तीखे नैन नक्श वाली थी, पर सुंदर कमल दल जैसे नैनों में उसकी एक आंख में पुतली पर काला तिल उभर आया था। पहले पहल तो उस पर किसी का ध्यान न जाता, पर उम्र बढ़ने के साथ वह कालापन लिया तिल भी बढ़ता जा रहा था और हर कोई उसे देख इस प्रकार टोकने लगा, अरे रेणुका, बिटिया की आंख का तिल तो बहुत बढ़ रहा है, लड़की का मामला है, दिखा लेना जरा। नीलू की आंख में क्या हुआ? सुंदर आंखों को यह तिल टेढ़ा ना बना दे, किसी आई स्पेशलिस्ट को दिखाओ। इन अनगिनत टोका टिप्पणी से रेणुका बहुत परेशान हो जाती। आने वाले नीलू के भविष्य की भी चिंता होने लगती। कृष्णपाल भी हाथ मुंह धुलकर अंदर कमरे में अंगीठी तापने के लिए बैठ गया। तभी नीलू मैगी के साथ गरम गरम चाय ले आई। उठ बिट्टू, देख मैं तेरी पसंद की मैगी लेकर आई हूँ। बिट्टू आंख मीचते हुए उठा और अपनी दीदी का मुख देख बोला, क्या सच में? अरे सच में, उठ तो सही, देख खूब सारी बनाई है। मैगी की खुशबू से वह कंबल फेंक कर उठ बैठा। मैगी खाती हुई कृष्णपाल बोले, इस बार तनख्वाह 15 तक मिलेगी। रामधन से लिया पैसा इस बार पूरा दे दूंगा। कुछ ओवर टाइम काम किया है, बढ़कर तनख्वाह के साथ आएगा। हाँ, इस बार रामधन का पूरा चुकता कर देना, फिर अगले माह एडवांस तनख्वाह लेकर नीलू को प्राइवेट आई स्पेशलिस्ट को दिखाना है। नीलू की आंख में बढ़ते तिल से चिंतित होते हुए रेणुका ने कहा, सरकारी डॉक्टर भी बड़े चोर हो गए हैं। लेकर गया था नीलू को, ढंग से देखना तो दूर, जब मैंने अपना संशय मिटाने को पूछा, डॉक्टर साहब कोई चिंता की बात तो नहीं है, तब छूटते ही बोला, कुछ भी हो सकता है, एक बार को लड़की की नज़र भी जा सकती है। यह सुनते ही मेरे तो पैर थरथराने लगे। चिंता व्यक्त करते हुए कृष्णपाल ने कहा, अरे आप ऐसे चिंता ना करो, डॉक्टर वर्मा को दिखा लाएंगे, जो कहेगा वह करेंगे, वैसे भगवान सब अच्छा ही करेगा। नीलू अपने और अपने भाई के खाए बर्तन लेकर रसोई घर में रखने गई। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। कौन?
कह उसने दरवाजा खोल दिया। सामने रामधन खड़ा था। अरे चाचा, आप? नमस्ते। नमस्ते बिटिया। तेरे बापू है घर पर? नहीं चाचा, वह तो अभी नहीं आए। अच्छा, अभी नहीं आए? आए तो कह देना रामधन चाचा आए थे और कह कर गए थे कि अब तू ही आ जाना, मैं नहीं आऊँगा। बस इतना कह देना, वह समझ जाएगा। अच्छा चाचा, कह वह दरवाज़ा बंद करने वाली थी और रामधन पलट के जाने वाला था कि अंदर से कृष्णपाल ने जोर से आवाज़ दी, अरे नीलू बेटा, दरवाजे पर कौन है? नीलू और रामधन की नजरें चार हुई। नीलू को तो काटो तो खून नहीं, पर रामधन गुस्से से बोला, अच्छा झूठी? झूठी शब्द अंदर से आते हुए कृष्णपाल के कान में पड़ गया। रामधन, यह तू झूठी किसे कह रहा है? अरे तेरी झूठी लड़की को झूठी कह रहा, और किसे? काहे भैया काहे? मेरी नीलू ने कौन सा झूठ बोल दिया जो तू लाल पीला हुआ जा रहा? मैं लाल पीला हुआ जा रहा? बित्ते भर की छोरी, झूठ देखो बापू घर के अंदर है और बिटिया सीखी पड़ी है, सो कह रही है बापू अभी नहीं आए। रामधन ने यह बात जरा जोर से कही जिससे कि पड़ोसी भी सुन ले। तब तक नीलू अंदर चली गई और अपनी अम्मा को सब बता दिया कि उसने कहा, मैंने आप लोगों के बीच की बात सुन ली थी। जब बापू को तनख्वाह ही 15 को मिलेगी तो चाचा के पैसे देने से आज तो रहे, इसीलिए ऐसा कहा। साड़ी का पल्लू सहेजते हुए रेणुका दौड़कर बाहर गई। अरे रामधन भाई साहब, अंदर आइए, आप भी बच्चों की बात में मूड खराब कर रहे हैं। रेणुका मनुहार करके रामधन को अंदर अंगीठी वाले कमरे में ही ले आई। जाड़े में खाने पीने की सौंधी खुशबू अच्छे अच्छों की जठरा अग्नि में भूख की आग लगा देती है। कमरे में घुसते ही मीठे पराठे की खुशबू ने रामधन भाई साहब की जठरा अग्नि में आग लगा दी। रेणुका का तीर भी निशाने पर लगा। उसने तत्काल कहा, अंगीठी सेकिए, मैं तब तक आपके लिए भी मीठा पराठा सेके दे रही हूँ। चाय के संग खा लीजिए, ठंड बहुत है। रामधन का ना कहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ना और हाँ कुछ भी ना कहकर वह कृष्णपाल से मुखातिब हो बोले, क्या बात है दद्दा, तनख्वाह नहीं मिली? नहीं रामधन, तनख्वाह इस बार 15 को मिलने वाली है। बस मिलते ही सीधे तेरे घर ही आऊँगा। रामधन के सम्मुख तब तक प्लेट में भाप उड़ाता हुआ गरम गरम पराठा आ चुका था। कोर मुंह में लेकर उसने कहा, कोई नहीं दद्दा, इतनी भी जल्दी क्या है? पैसा घर पर ही तो है, कौन सा भागा जा रहा है? एक बार तो मुझे देना ही है, इस बार रख ले, फिर जरूरत होगी ले लूँगा। रामधन चाय के साथ 2 पराठे खाकर 15 दिन बाद पैसे भी मिल जाएंगे, सो संतुष्ट हो चलता बना। कुछ दिनों बाद कृष्णपाल ने अपनी पत्नी रेणुका के हाथ में पैसे रखते हुए कहा, जा अपनी बेटी की आँख डॉक्टर को दिखा आ। रेणुका अति शीघ्र नीलू को लेकर डॉक्टर वर्मा के यहाँ जा पहुँची। अच्छे से निरीक्षण करने के बाद डॉक्टर वर्मा ने आश्वासन दिया कि आँख की रोशनी को तो कुछ नहीं होगा। हाँ, तिल बच्ची की उम्र बढ़ने के साथ पुतली के हिसाब से बढ़ जाए, जिससे आँख में एक भद्दापन तो लग सकता है, पर रोशनी जाने का कोई डर नहीं। आँख में भद्दापन, यह शब्द रेणुका को अच्छा नहीं लगा। उसने इस भद्देपन का उपाय पूछा तो डॉक्टर वर्मा ने चश्मा बनवाने के लिए कहा। कुछ दिन में ही नीलू को चश्मा लग गया। चश्मा लगाते ही अब नीलू को देख
लोग उसके माता पिता को ज्ञान बांटने में पीछे न रहते। कोई कहता पावर का चश्मा है क्या, माता पिता सफाई देते, अरे नहीं आंख में तिल्ली थी ना, 100 डॉक्टर ने सलाह दी चश्मा पहनने की, 100 पहना दिया। किंतु ज्ञान बांटने वाले कहाँ पीछे रहते। कोई कहता लड़की जात है, अच्छे डॉक्टर को दिखाना, गरीब की लड़की सकल सूरत से ही तो ब्याही जाती है। अब बेचारी नीलू के तो चश्मा लग गया, ना जाने यह तिल्ली आँख की रोशनी ही ना ले ले। ऐसी बातें सुन सुनकर रेणुका बहुत परेशान हो उठी थी। उसे अब रात दिन अपनी नीलू की ही फिक्र लगी रहती। नीलू को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपनी मौज में जीने वालों में थी। उसके अपने जीवन में उसकी अपनी प्यारी अम्मा, वह उसके प्यारे बापू और उसके कलेजे का टुकड़ा उसका छोटा भाई बिट्टू के सिवा चौथा कोई न था। हाँ, उन तीनों के मान सम्मान में वह फिर झूठ या सच ना देखती। उसे दिखता तो बस अपने माता पिता और भाई का सम्मान। उसे अपने घर की आर्थिक स्थिति अच्छे से पता थी। जितना खेल कूद करती उतना ही ध्यान वह पढ़ाई लिखाई में भी लगाती। इतना ही नहीं, वह अपने भाई की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी खुद उठाती थी। अम्मा, आज स्कूल में बिट्टू की टीचर ने मुझे बुला भेजा। नीलू अपने भाई बिट्टू को पढ़ाते हुए अपनी अम्मा से बोली। रेणुका जो पास में बैठी सिलाई कर रही थी, चलती मशीन रोक कर बोली, काहे का शिकायत कर रही थी इसकी मैडम? नहीं अम्मा, वह तो कह रही थी अब जो तुम्हारा भाई भावेश पढ़ने में बहुत तेज हो गया है, घर पर कौन पढ़ाता है इसे? तब तुम झट से कह देती हम ही पढ़ाती हैं मैम। हाँ अम्मा, यही कहे थे। तो फिर उन्होंने कहा हमारे घर भी एक छोटा बच्चा है, अगर नीलिमा तुम्हारे पास समय हो तो बेटा उसे भी पढ़ा दो। भोई चढ़ाते हुए रेणुका ने सवाल किया। तब तुमने क्या कहा? अरे क्या कहा अम्मा, बोल दिया नहीं मैम, हमारे पास समय कहाँ। उन्होंने कहा शाम को समय निकाल सकती हो, फिर तुम्हारा घर हमारे घर से दूर भी नहीं। तब अम्मा हम झट से कह बैठे, अरे नहीं मैम, शाम के समय भावेश के साथ 2 लड़के हमसे पढ़ने आती हैं। तब फिर उन्होंने क्या कहा? यह तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ाने से नॉलेज बढ़ती है। तभी पास बैठा बिट्टू बोल पड़ा, अम्मा, आज दीदी ने हमारी पूरी क्लास को पढ़ाया, मेरी मैम दीदी से बहुत खुश थी। तभी तो उन्होंने पूछा भावेश को घर पर कौन पढ़ाता है? हाँ अम्मा, आज प्राइमरी सेक्शन की टीचर्स की एक छोटी मीटिंग थी, तो हम हाई स्कूल वाले इन्हें संभालने के लिए भेजे गए थे। रेणुका अपने बच्चों के से सारी स्कूल की बातें सुन रही थी। सिलाई करते हुए कपड़े का धागा दांत से तोड़कर उसने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, पर अम्मा मुझे एक बात तुमसे पूछनी है। क्या? पूछ। अब बिट्टू वहाँ से उठकर खेलने चला गया था। तब अपने आसपास चारों तरफ नजर घुमाकर नीलू ने पूछा, अम्मा, मैंने टीचर जी से झूठ बोला कि मैं भावेश के साथ 2 लड़कों को और पढ़ाती हूँ। ये झूठ था ना अम्मा, पर मैं उनके घर नहीं जा सकती पढ़ाने। उन्हें मन की यह बात तो न कह पाई, पर अनजाने में सही झूठ बोल दिया अम्मा मैंने। नहीं बेटा, ये झूठ न था, यह एक तरह का बहाना था जो टीचर जी भी समझ गई होगी। तभी तो उन्होंने कहा पढ़ाने से नॉलेज तो बढ़ती है, पर अभी तुम्हारा हाई स्कूल है, उसकी तैयारी करो, पेपर हो जाने पर गर्मियों की छुट्टियों में पढ़ाना। अम्मा कुछ भी था, चलो बहाना ही, पर है तो यह झूठ। कह वह मासूम नीलू निराश हो बैठ गई।
तभी उसी समय वर्षा की माँ ने घर में प्रवेश किया और आते ही नीलू की बलैया लेते हुए बोली, भगवान ऐसी बेटी सबको दे। आज वर्षा बता रही थी कि स्कूल के प्रिंसिपल मैम से लेकर सारी मैम लोग नीलू की तारीफ कर रहे थे। रेणुका गर्व महसूस करते हुए बोली, आओ बैठो निर्मला। नीलू का पढ़ाने का तरीका ही ऐसा है कि बालक इससे खुश होकर पढ़े। तभी तो जाकी मैम इसे अपने घर के लड़कों को पढ़ाने के लिए बोल रही थी। अविद्या भरे की छोरी अपनी पढ़ाई करे कि पढ़ा बन जावे।